वेन डायग्राम से तुरंत आप आंसर ला सकते हो और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये सेंटर वाला पार्ट। अगर ये मिल गया तो इससे आप सारे वैल्यूज निकाल सकते हो। तो कई सारे बच्चे ना ये ट्राई नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि अच्छा थोड़ा सा पार्ट हो सकता है थोड़ा सा पार्ट हो इसमें ए, ऐसा वो ड्रॉ करेंगे। मैं तो हर बार बोलता हूँ कि कभी भी बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आती है इसका मतलब उनका मैथ्स अच्छा है, उनकी इंग्लिश खराब है। हमें बी में क्या है, यहाँ पे क्या एलिमेंट है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर कौन सा एलिमेंट है 5 है 10 है, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जिनके माइंड में ये है कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं वो देख लो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी उसमें आते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो यार कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो इसलिए हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है कॉमन मिस्टेक। कि कैसे मिस्टेक क्यों होता है, मतलब मैथ्स में हमारा नंबर कम क्यों आता है। तो आप एमसीए की कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एमसीए एंट्रेंस देने वाले हो नेक्स्ट ईयर, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमें पता चलता है मिस्टेक से। तो सर के पास 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मैथ्स पढ़ाने का, तो ये आप लोगों को बता रहे होंगे कि और ये सब सारी चीज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे और कहाँ पे मिस्टेक होता है वो आपको बताएंगे। क्योंकि क्या आपकी जब मिस्टेक कोई बता सकता है ना कि गलतियाँ कहाँ पे हम करते हैं, ये आप अपने से रिलेट भी कर पाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे गलतियाँ होती है। तो इफ़ आप रिलेट कर पा रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी मदद मिले, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ ही रहा है। और मैथ्स अगर आपका सही हो जाता है ना तो आपके लिए 99 परसेंटाइल या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उसमें हाई स्कोर करना बहुत ईजी हो जाता है। तो मैथ्स पे ध्यान दो। और सर वेलकम टू द चैनल। तो ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ PYQ क्वेश्चंस लेने वाले हैं हम लोग और आंसर्स भी बताने वाले हैं वहीं पे, ठीक है ना, और मिस्टेक्स भी बताएंगे। तो ये पहला वीडियो होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। सो देखो यहाँ पे हम लोग सीधा क्वेश्चन से आ गए, सीधा क्वेश्चन पर आ गए। मैथ्स में ऐसा नहीं है कि आपको मैं कहानी समझाऊं और आप मज़े से पढ़ो फिर आप वेट करो क्वेश्चन का। मैथ्स में सीधा क्वेश्चन पर जाओ। हाँ लेकिन इससे पहले फॉर्मूला डन करके आओ, है ना। सिर्फ फॉर्मूला आपकी डन होनी चाहिए, उसके बाद सीधा क्वेश्चन पर आओ, ठीक है। इसमें कोई कहानी नहीं है। फार्मूलाज के लिए हम लोग बताएं, एक वीडियो बनाया है सर हम लोगों ने भी, नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है ना, फार्मूलाज कैसे लिखना है, वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना। और कोई भी चैप्टर कैसे स्टार्ट करने हैं उसमें भी हम लोग बनाए, तो वो वीडियो जाकर के देख के आओ। वो शेयर किया हुआ, यस। स्टार्ट करते हैं इससे, है ना। अब जैसे ये रैंडम क्वेश्चन हमने पिक कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इफ ए इक्वल्स द गिवन सेट देन द नंबर ऑफ सबसेट्स इन द पावर सेट ऑफ ए, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी तक तो आंसर बता भी दिए होंगे बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिनकी प्रैक्टिस कम है उनको मैं बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, जो भी गिवन आपके यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं सीधा यहाँ पे 2�3 ले लो तो ये आपको सबसेट दे देगा, है ना। गिवन पावर सेट में यही सारे सबसेट आएंगे। 2�3 क्या होती है, 2 × 2 × 2 दैट इज 8, तो आंसर इज 8। ओके और ये क्वेश्चन आया हुआ है सर 2020। हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि इतना सिंपल, एग्जैक्टली। अब जिनके माइंड में ये है कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं वो देख लो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी उसमें आते हैं, तो उसमें ज़्यादा डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा उसका तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जिनको चाहिए वो यहाँ से स्टेप वाइज आप आराम से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, है ना। हाँ और हम लोग बात करेंगे अभी मिस्टेक्स की। तो मिस्टेक्स में यहाँ पे जैसे 5 है, ये काफ़ी सारे बच्चे ना सबसेट में लिखना भूल जाते हैं। ये 5 को एक मतलब बच्चे इग्नोर कर देते हैं। दूसरी मिस्टेक क्या होती है, ब्रैकेट देने में। जैसे यहाँ पे देख रहे हो पूरे सेट में, है ना, पूरे पावर सेट में ये एलिमेंट्स को हम लोगों ने ब्रैकेट में रखा है, तो ये बच्चे कभी कभी ब्रैकेट में देना भूल जाते हैं या फिर वो स्मॉल ब्रैकेट दे देते हैं। तो मतलब वो एक गलत तरीका है। हालांकि आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, बट ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हो, है ना। तो उन मिस्टेक से आपको थोड़ा बचना है। ये कॉमन मिस्टेक ये होता है इस टाइप से। यस जो मिस्टेक था मैंने इस क्वेश्चन में आपको बता दिया, है ना। क्योंकि हर एक चीज़ माइंड में सॉल्व नहीं होता। अगर आपका बेसिक मैथ्स कमज़ोर है या फिर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप स्टेप से जाते हो, तो स्टेप में वो सब गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं। इसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक तो करेक्ट यूजेज ऑफ ब्रैकेट और दूसरा 5 प्रॉपरली आप वहाँ पे लिखोगे सबसेट्स में, ठीक है। बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके एंड इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कंक्लूजन हो गया 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड देन सेकंड चीज़ है कि इफ द इंटायर सेट ए इज देयर, जैसे कोई भी हमारा था यहाँ पे XYZ था, सो दिस इंटायर सेट विल बी अ सबसेट ऑफ द सेट। ओके मतलब हम लोग कहते हैं द सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके तो इससे 2 कंक्लूजन आप याद रखो, ठीक है। इसमें आपको मिस्टेक से बचना है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन।
ऑलराइट, तो हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें है इफ ए इज द गिवन सेट एंड बी इज द गिवन सेट देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी टाइम्स ए डेल्टा बी। ये जो डेल्टा बी है दिस इज, हम लोग इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंसेस, ठीक है। और इसकी दो फॉर्मूलाज है, इसमें देखते कौन सा फॉर्मूला हमें लगेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप वाइज देख लेते हैं। ए यूनियन बी बहुत ही ईजी है, मैं बस आपको एक मेथड बता देता हूँ, फिर हम लोग स्टेप वाइज पे चलेंगे। तो ए यूनियन बी अगर मुझे निकालना है, यूनियन का मतलब क्या हुआ, चाहे वो एलिमेंट्स ए में हो चाहे बी में हो, दो कहीं भी हो प्रेजेंट को काउंट होगा। तो 1 जैसे यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं, लेकिन फिर भी काउंट होगा क्योंकि किसी ना किसी सेट में अवेलेबल है वो। 2 यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ तो है तो काउंट होगा। 3 4 5 इस तरह से ये होगा हमारा ए यूनियन बी। सिमिलरली हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और फिर ये जो उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, वो हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं स्टेप वाइज, ठीक है। ऑलराइट, तो जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखेगा सेट यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ए यूनियन बी मैंने आपको भी बताया। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन है हमारा 3 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो 3, 4 लिख दिया है ना यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग इस फॉर्मूला पे जो है ए डेल्टा बी। सो ए डेल्टा बी को हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी यूनियन बी माइनस ए। और इस फॉर्मूला से आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो। तो a माइनस बी मतलब जो a में है लेकिन b में नहीं है, तो जो a में है लेकिन b में नहीं है, ऐसे दो ही एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो ये हो गया आपका 1, 2 यूनियन, नहीं 5 नहीं, जो a में है और b में नहीं है। 5 a में तो नहीं है ना, समझे, यही मिस्टेक एक्चुअल। और तुमने बहुत अच्छा पॉइंट किया, यही एक्चुअल में मिस्टेक होता है बच्चों से, है ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट तुमने किया। अभी हमें b माइनस ए करना, जो b में है लेकिन a में नहीं है वो है 5, तो इनका यूनियन करेंगे तो 1 to 5 मिलेगा, बराबर। तो हमें ये ए डेल्टा भी मिल गया। अब हमने तीनों सेट निकाल लिए, अब हमें बस इनका लास्ट में क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो जब आगे n लिखा हो, मतलब कार्डिनल वैल्यू, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करना है। तो इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, ए यूनियन बी में यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट्स हैं, और अभी हमने निकाला यहाँ पे 3 एलिमेंट, तो इनका प्रोडक्ट निकाल लो। 5 into 2 10, 10 into 3 30, तो आंसर हो गया 30। ओके, कितना सिंपल था। मतलब हमें थोड़ी थोड़ी देखिए, जैसे मैंने अभी बोला 5, ये मिस्टेक होती है छोटी छोटी, तो ये स्टेप वाइज है, स्टेप करके आप लोग इसको सॉल्व करो। देखो वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, जो a में है लेकिन b में नहीं है, इसका कोई भी पार्ट b में शेड नहीं कर रहा हूँ मैं, तो जो a में है लेकिन b में नहीं है, हमें b में क्या है, यहाँ पे क्या एलिमेंट है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर कौन सा एलिमेंट है, 5 है 10 है, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट ए में है और वो बी में नहीं आने चाहिए, हमें इन एलिमेंट से मतलब है, इन सारे एलिमेंट से मतलब है। दिस इज द पोर्शन फॉर ए माइनस बी, ये रीजन है ए माइनस बी। ज़्यादा कंफ्यूजन होती है सर, ये बच्चों को मैंने भी देखा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। एक तो हमारा बी माइनस ए कि हमें इसमें कौन सा एलिमेंट्स आएंगे, और एक उसमें, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजिंग वाला है। तो ये कुछ ऐसा कुछ आप बताइए कि याद रखें हमेशा। वेन डायग्राम से हम लोग बेस्ट है, वेन डायग्राम पे आ जाओ। फॉर्मूला ज़्यादा आपको याद नहीं रहेंगे, वेन डायग्राम से सॉल्व करोगे मैक्सिमम। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सॉल्व कर रहे हो तो वेन डायग्राम से आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ये बातें करेंगे, ठीक है। और जैसे हम लोग बात कर रहे थे मिस्टेक्स की, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा एक बता देता हूँ, फिर आगे चलकर क्वेश्चंस में सीख लेंगे। तो मैं आपको थोड़ा एक यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे सेट ए है, सेट बी है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मुझे जानना है ए माइनस बी का पोर्शन क्या है। तो ए माइनस बी मतलब जो ए में है और बी में नहीं आना चाहिए, तो यानी कि ये सारे रीजन्स, ये जो शेडेड पोर्शन है ये हो गया ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी मतलब बी को माइनस कर दो, बी, हाँ बी के एग्जैक्टली, बी के सारे एलिमेंट्स ऐसे निकाल दो, सिंपल सा रूल है। ऐसा है, ए माइनस, ये माइनस है, हाँ, इसको पूरा हटा दो, यस, तब ये रहेगा ही। बी के पूरे सेट को निकाल दो ए में से, ओके, है ना। तो ये, और अब अगर यहाँ की बातें करें तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, मतलब बी में से ए को निकाल दो, तो ये आपका जो बना, ये बना बी माइनस ए। और ये जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हो, इसको मैं दूसरे कलर से शेड कर देता हूँ। ये जो बीच में कलर आप बीच में आप जो शेडिंग देख रहे हो, दिस इज द शेड गिवन फॉर ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। और अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, तो ये पूरा सेट मिलेगा, बराबर, जिसको हम लोग कहते हैं ए यूनियन बी। तो यहां से एक फॉर्मूला मिल गया हमें, दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। तो फॉर्मूला बन गया, आपके सामने बन गया फॉर्मूला, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इट वॉज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट्स रेड हितवाद, है ना, हितवाद, हित मीन्स, हित का मतलब क्या होता है? यस, जनहित में जारी, है ना, ठीक है। तो 35 स्टूडेंट्स रेड हिंदुस्तान एंड 10 रेड नीदर ऑफ देम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स रेड बोथ हितवाद एंड हिंदुस्तान? ठीक है, तो अब जैसे दो न्यूज़पेपर हैं, हितवाद और हिंदुस्तान, तो दो सेट बना लेंगे यहाँ पे, एक हो गया हितवाद और एक हो गया हिंदुस्तान, बराबर। चलिए अब इसमें देखो, कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट्स रेड हितवाद। ठीक है, तो टोटल कितने हैं हमारे पास? 50 स्टूडेंट्स हैं, तो पूरा सेट जो है वो 50 स्टूडेंट का है। ठीक, इसमें पूरे 50 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से 30 स्टूडेंट्स रीड कर रहे हैं हितवाद, तो हम लोग यहाँ पे बाहर लिखेंगे, अंदर नहीं। मिस्टेक यही होता है, बच्चे अंदर लिख देते 30, अंदर नहीं लिखना है आपको, क्योंकि इसमें तो बी भी इन्वॉल्व है ना, तो हितवाद में हमने बाहर लिख दिया 30, ऊपर लिखना है। चलो मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ एकदम। अभी हिंदुस्तान पेपर रीड करने वाले कितने हैं भाई? 35 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 35। ठीक है, और दूसरा कलर है हमारे पास, वो यूज कर लेते हैं। अब आते हैं, देखो कह रहा है 10 रीड नीदर, मतलब 10 बाहर हैं, इसके अंदर है ही नहीं, ना तो हितवाद पढ़ रहे हैं ना तो हिंदुस्तान पेपर पढ़ रहे हैं, तो बाहर आ जाएंगे ये 10 बच्चे। ठीक है, ये टोटल 30 है, ये टोटल 35 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स रेड बोथ हितवाद एंड हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, मतलब कॉमन, वो पूछ रहे हैं यहाँ पे कॉमन क्या है। ठीक, यही चीज़ है, तो आप इस रीजन को x मान लो। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा, ये पोर्शन क्या बचा आपका? 30 माइनस एक्स, बराबर, और ये पोर्शन आपका क्या बचा? 35 माइनस एक्स, बराबर। ये बच्चे ये बच्चे ये बच्चे और ये पोर्शन सबको मिला देंगे तो क्या मिलेगा? 50, वहां से x मिल जाएगा, हो गया सॉल्व। लॉजिक से कनेक्ट करोगे तो तुरंत सॉल्व होगा। आप वहां पे मगअप करोगे फॉर्मूलाज, फिर वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप आराम से अब बैठा दो। अब ये भी रिक्वायरमेंट है हमारा, हमें तो टोटल स्टूडेंट काउंट करना है, तो टोटल स्टूडेंट का पोर्शन क्या क्या है? रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 और ये बाहर जो बच्चे हैं रीजन 4, ये सारे बच्चों को जब काउंट करेंगे तो 50 आएगा। तो बस ऐड करोगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 30 बचा यहाँ पे हमारे पास 35 माइनस एक्स है, और हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा 10 है। इन सब का सम क्या होगा? 50 होगा। तो ये हो गया 40 और ये 75 माइनस एक्स इक्वल्स 50। एक्स को इधर ले जाइए, 50 को इधर लेकर आइए, ये हो जाएगा 25। एक्स इक्वल्स 25, है ना। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 25। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। कितना सिंपल था। बस ये हमें वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होगा। ये सब कैसे आएगा? क्यों, क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है ये समझने में, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोगों की इंग्लिश वीक भी होती है। मैं तो हर बार बोलता हूँ कि कभी भी बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आती है, इसका मतलब उनका मैथ्स अच्छा है, उनकी इंग्लिश खराब है। तो इसको कैसे सुधार सकते हैं, मतलब कैसे इसको इंग्लिश बोलने वाली नहीं, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है बोलने वाली इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हो आप, बट कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश इसे पढ़कर इक्वेशन में फॉर्म करना, इसे पढ़ के अप्लाई करना, ये पुअर होती है हमारे देसी बच्चों में, है ना। तो वो क्योंकि इस टाइप से आपका ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी पूरा वर्ड प्रॉब्लम तो रहेंगे, और वो आता ही आता है, एग्जाम में आएगा ही। एमसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो वर्ड आएगा ही आएगा, राइट। तो इसमें प्रैक्टिस करके ही जो है सॉल्यूशन आ सकता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे। यस, वही। तो इसमें मिस्टेक क्या होता है पहले वो भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। मिस्टेक पहला तो वही सर, इंग्लिश समझ नहीं आती पहला तो यही है कि वर्ड प्रॉब्लम है, तो फिर वो समझेगा नहीं। करेक्ट आंसर आप इस तरह से देख सकते हो, फॉर्मूलाज वाले भी हैं, मैंने आपको दोनों मेथड, मैंने आपको वेन डायग्राम से बता दिया, आप यहाँ पे स्टेटमेंट और फॉर्मूलाज भी यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट आंसर है 25। और अगर हम लोग बात करें मिस्टेक की, तो पहला मिस्टेक क्या होता है? राहुल बताओ, पहला मिस्टेक क्या होगा? पहला तो वही है, सबसे बड़ा डायग्राम नहीं इशू बनता, हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश का नहीं आता है कि क्वेश्चन है क्या, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। प्रॉब्लम ये भी है सर कि हमें टाइम बहुत कम मिलता है। यस, 30 क्वेश्चन बनाने रहते हैं मैथ्स के, या 50 रहते हैं, तो टाइम कम रहता है, तो उसमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है वर्ड प्रॉब्लम में। यस, तो उसको बस एक ही तरीका है, जहाँ तक मैंने अभी तक सुना, वो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, वही प्रैक्टिस ये जो आपका टाइम को कम करेगा। राइट। अब जैसे इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर मैं बोलूँ कि बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी इसे हमें लिखना है सेट के फॉर्म में, मतलब उनके नोटेशन के फॉर्म में। तो आप इसे कैसे लिखोगे? आप इसे लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बच्चों को आनी चाहिए, बोथ ए एंड बी, वो तो स्टेटमेंट देंगे आपको इससे ये फॉर्म करने आना चाहिए। आप यहाँ पे प्रॉपर सिंबल यूज करो, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन अगर यूज कर दिए, बोथ समझ के यूनियन कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा।
बोथ मतलब यहाँ पे कॉमन है, बोथ का मतलब ये नहीं कि ये भी और ये भी मतलब पूरा मिलाकर ऐसे नहीं पूछ रहे, कॉमन जो उनमें से है वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे ही सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है, ठीक है। यस, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन है कार्डिनैलिटी के ऊपर। कार्डिनैलिटी मतलब कार्डिनल वैल्यू हम लोग कहते हैं, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो कह रहा है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, मतलब ए जो है वो सबसेट है बी का एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और आया हुआ एग्जाम में, है ना, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें बच्चे गड़बड़ कर देंगे, गड़बड़ कर सकते हैं इसमें बच्चे, है ना। तो इसमें करना क्या है, देखो बहुत बहुत सिंपल सा चीज़ है। अगर मैंने एक सेट बनाई और मैं कह रहा हूँ कि ये जो सेट ए है ये इसके सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, तो बी को बड़ा बनाऊंगा ना, मतलब बी के अंदर इंक्लूड हो गया ये, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और फिर ये भी बोल रहे हैं कि बी जो है वो सी का सबसेट है, तो सबसे बड़ा सेट कौन सा बना, सी। मतलब ये जो छोटे छोटे दोनों सेट्स हैं ये सी के ही अंदर आ रहे हैं, राइट। तो पूछ रहा है देन कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ, इनके भी एलिमेंट्स, है ना, कॉमन वाला नहीं, कॉमन की बात नहीं। अगर कॉमन पूछते, इंटरसेक्शन पूछते तो आंसर ए हो जाता। कॉमन नहीं पूछ रहे, वो बोल रहे इनके भी एलिमेंट्स चाहिए, बी के भी एलिमेंट्स चाहिए और सी के भी एलिमेंट्स चाहिए। जब पूरा ही चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, बताओ बताओ बताओ। पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, दैट्स द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लॉजिक सही है तो फिर, तो अगर तुमने, अगर मान लो तुम्हें मैथ्स में डर भी लग रहा है बट तुम अगर लॉजिकली सही जा रहे हो तो आंसर तुम्हें तुरंत मिलेगा। यस, सिंपल तो है, काफी सिंपल है। सोचने के बाद लगा, ऐसे पढ़ोगे तो डिफिकल्ट तो लगेगा ही। एग्जैक्टली, जब आप रीड करोगे तो आप डर, कई सारे बच्चे इसको छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, वो सोचेंगे क्यों रिस्क लेना है, छोड़ दो। इसीलिए मैथ्स से डरो नहीं, सही डायरेक्शन में जाओ, सही डायरेक्शन में पढ़ो, तभी जो है मैथ्स इजी रहेगा। और मैथ्स सही हो जाएगा तो जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ 99 परसेंटाइल आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट। ठीक है सर, आगे बढ़े। अब हम लोग बात करेंगे कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया, ये तो ठीक है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मिस्टेक की बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि जैसे अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि सबसेट है, तो कई सारे बच्चे इसमें मिस्टेक की बात करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो कई सारे बच्चे ना ये ट्राई नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि अच्छा थोड़ा सा पार्ट हो सकता है थोड़ा सा पार्ट हो इसमें ए, ऐसा वो ड्रॉ करेंगे। तो जब आपको मालूम है, जब आपको क्लियर कट कहा जा रहा है इट्स सबसेट, प्रॉपर सबसेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जब सबसेट कहा जा रहा है तो आप इसको अंदर ले सकते हो ना, आप इसमें आराम से ले सकते हो अंदर, ऐसा सेट बी सेट सी। तो ये बच्चे ड्रॉ करने से डरते हैं पहली बात, क्योंकि उनको हैबिट क्या होती है, उनकी हैबिट होती है अच्छा ए और बी सेट है तो दोनों में कुछ कॉमन होगा, तो ऐसा वो ऐसा ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें से कुछ ही पार्ट कॉमन होगा, सारे के सारे पार्ट कॉमन नहीं हो सकते। इसलिए इनका ये जब तक ये ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक इनको करेक्ट आंसर मिलेगा नहीं। तो तब तक ये सारे थिंकिंग से पहले बाहर आना पड़ेगा कि सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, सारे क्वेश्चन इस टाइप के थोड़े हो सकते हैं, कुछ सेट्स आपको ऐसा भी मिल सकता है ना। तो वही चीज़ है, क्योंकि 50-60 हज़ार बच्चे देते हैं कंपटीशन, तो कुछ ना डिफरेंट तो होगा ही, राइट राइट, है ना। आगे बढ़े। अब जैसे ये सारे क्वेश्चन हैं, ये देखो, इन अ सर्वे वेयर 100 स्टूडेंट्स रिपोर्टेड विच सब्जेक्ट्स दे लाइक, ओके ठीक है, इन अ सर्वे वेयर 100 स्टूडेंट्स रिपोर्टेड विच सब्जेक्ट दे लाइक, 32 students in total liked mathematics, 38 students like business, and 30 students like literature. ठीक है। Moreover, 7 students liked both maths and literature. तो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, ये तो पूरी कहानी है। इस कहानी में हम लोग क्या करेंगे, सब जो भी गिवन है पहले वो लिखते चले जाएंगे। तो लिखा है 100, तो टोटल हो गया कितने, लिखेंगे टोटल हमारे पास है 100 स्टूडेंट्स, ठीक। 32 लाइक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ओनली नहीं कहा है, मैथमेटिक्स कहा है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें मिस्टेक क्या होता है, ठीक है। 32 स्टूडेंट्स इन टोटल लाइक मैथ्स, तो लिखेंगे टोटल मैथ्स वाले जो हैं वो कितने भाई 32, और टोटल हमारे पास बिजनेस वाले हैं कितने 38, और लिटरेचर वाले जो बच गए उनको भी हम लोग लिखेंगे 30, ठीक। ये डेटा लिख लिया, और जो डेटा वो भी लिखेंगे। 7 स्टूडेंट्स लाइक बोथ, तो बोथ में आता है इंटरसेक्शन, तो मैथमेटिक्स और लिटरेचर के बीच में आएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। एन मतलब नंबर, और यहाँ पे इंटरसेक्शन बोथ है, इसलिए बोथ मतलब कितने 7 थे। आगे बढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट्स लाइक बोथ मैथ्स एंड बिजनेस, तो मैथ्स और बिजनेस में इंटरसेक्शन फिर से करा दो, कितने हैं भाई 10 हैं।
8 स्टूडेंट्स लाइक बोथ बिजनेस एंड लिटरेचर, तो बिजनेस हो गया, लिटरेचर हो गया, और दोनों को मिलाकर कितने हो गए बच्चे? 8, ठीक है। एंड देन 5 स्टूडेंट्स लाइक ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, जो तीनों में कॉमन है, जो कॉमन है वो, तो कॉमन के लिए क्या यूज करेंगे? इंटरसेक्शन यूज करेंगे, M इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन L, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5, ठीक है। ये लिख लिया। सबसे पहले ये काम करना है, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार जाएंगे आंसर निकालने के बाद कि एक्चुअल में उन्होंने पूछा क्या था, ठीक है, वो रीचेक करने के लिए। अब हम लोग दोबारा क्वेश्चन पे जाने वाले नहीं है, सिर्फ हमें क्या फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं। देन द नंबर ऑफ पीपल हु एग्जैक्टली लाइक वन सब्जेक्ट। अब ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करके रखता है ये वर्ड वन सब्जेक्ट, तो उनको अब कंफ्यूजन होगा कि सिर्फ मैथ्स का बताना है, ये तो दिया हुआ है, सिर्फ बिजनेस का बताना है, ये भी तो गिवन है, सिर्फ लिटरेचर का बताना है, ये भी तो गिवन है। तो बच्चे क्या करेंगे? ऐड करके आंसर ले आएंगे, और जब ऐड करके आंसर लाएंगे वही ऑप्शन इनको पहले में मिलेगा, टिक करेंगे और तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। उनको लगेगा कि हमने सही सोचा, ऐड करके तो मिल रहा है, ऑप्शन में भी दिख रहा है, तो वो सीधा क्या करेंगे? रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब हम लोग आते हैं इसके एक्चुअल सॉल्यूशन पे, जो हम लोग करेंगे सॉल्व वेन डायग्राम से, ठीक है। ये जो पार्ट हमने लिखा है इसको बस हम लोग वेन डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम लोग ले चले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वेन डायग्राम से समझा देता हूँ, देख लो आप। 3 हमारे पास है टॉपिक्स, मैथ्स है, बिजनेस है और लिटरेचर है, बराबर। M हो गया, B हो गया और L हो गया। अब जो गिवन डेटा उसको यूज करेंगे। मैथ्स कितने? 32, तो बाहर लिखो, हमेशा बाहर लिखना चाहिए 32। NB यानी हमारे बिजनेस वाले कितने लोग हैं? 38, और L यानी लिटरेचर वाले कितने हैं? 30, ये लिख दिया। अब हम लोग थोड़ा कलर भी चेंज करेंगे, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं, वाइट ले ले, चलो रेड ले लेते हैं। कह रहा है जो इंटरसेक्शन है M और L के बीच में, तो M और L के बीच में जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है, ये वाला पार्ट, ठीक से देखो, ये वाला पार्ट, ये कितना है? ये 7। फिर इसी तरह से जो बाकी हैं M और B, इनके बीच का जो इंटरसेक्शन पार्ट है, ये कितना है? ये है 10, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10, दिस इज 10, एरो देकर लिख सकते हैं। अब कह रहा है B और L, तो B और L के बीच में हम लोग एक और इंटरसेक्शन बना लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 8, तो 1 2 3 ऐसा हम लोग लिखकर ये लिख देंगे 8। ये दिख नहीं रहा है, रुको इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। दिस इज 8, दिस इज, अच्छा यहाँ चेंज नहीं हुआ क्या? इधर चेंज नहीं किए थे। सो दिस इज 8 है ना, ये हमने लिख लिया इसका शेड पोर्शन। अब कह रहा है कि जो कॉमन है तीनों में वो 5 है, मतलब ये बीच में जो आप देख रहे हो ना रीजन, ये जो सब में कॉमन आ रहा है, ये रीजन आएगा 5। ये कितना वैल्यू आएगा? 5। अब सारी वैल्यू इसी के हेल्प से निकालेंगे हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो अब कैसे कैलकुलेशन करना है वो बता देता हूं, देखो ध्यान से। जब ये इंटायर रीजन कितना 7 था, उसमें से ये 5 चला गया, तो ये कितना बचा? 2, ये बचा 2 हमारे पास, ठीक है। इतना पोर्शन, ये पोर्शन हमारे पास 2 बचा, ठीक। ये पोर्शन निकालेंगे तो सारे हम लोग रीजन्स को भी बना सकते हैं, मतलब x y z u, है ना, ऐसा वेरिएबल लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्टली लिख रहे हो तो वो भी सही है। 8 में से 5 गया तो यहाँ पे बच जाएगा 3, ये पार्ट हो गया 3। अब मैं अंदर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये रीजन 3 है, ये रीजन 5 है। इसी तरह से यहाँ पे 10 - 5 ये हो जाएगा 5, ये रीजन भी मिल गया 5। अब देखो, अब कितना सिंपल हो गया। ये 5 है, सिर्फ एक सेट की बात करते हैं, सिर्फ एक सेट की बात करो तो इस सेट में ये 5 है, ये कितना है? ये भी 5 है। 5 और 5 कितने हुए? 10, और ये कितना हुआ? 2, तो 12 हो गए। पूरे सेट कितने की थी? 32। 32 में से 12 माइनस करो, कितना हुआ? 20। यानी कि ओनली मैथ्स वाले हो गए 20, ओनली मैथ्स वाले। अभी और 2 काम बाकी है, फिर बाकी तीनों को ऐड कर देंगे। तो ओनली मैथ्स वाले रीजन यही था, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ये पार्ट जो दिख रहा है ये 20 है, ओनली मैथ्स वाले। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे आ जाओ, तो 5 5 और यहाँ पे 5, 10 + 3 13 हो गए। 13 माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा 25, ठीक है। ओनली बी, ओनली बिजनेस वाले कितने मिले? 25 मिल गए। सिमिलरली इस पे आ जाओ, ये 2 है, 5 3 8 और 2 10, 10 हो गए, है ना। 5, हाँ ये पूरा 8 था और 10, तो ये हो जाएगा 20। ये पार्ट हो गया कितने? 20।
आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट वाले कितने हैं, तो एग्जैक्टली मैथ्स वाले, ओनली मैथ्स वाले कितने बच्चे हैं 20, ओनली बिजनेस वाले कितने बच्चे हैं 25, और ओनली लिटरेचर वाले 20, तीनों को ऐड कर दो तो 20 + 25 ये हो गया 45, 45 + 20 इज 65, तो आंसर इज 65। ठीक है, वेन डायग्राम से तुरंत आप आंसर ला सकते हो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये सेंटर वाला पार्ट, अगर ये मिल गया तो इससे आप सारे वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, तो वेन डायग्राम आपने कॉन्सेप्ट, इसके लिए इन सब चीज़ों के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। Yes. तो कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। राइट। बात करते हैं मिस्टेक की। इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या होता है, वही मैंने जब बताया कि n ऑफ मैथ्स और n ऑफ ओनली मैथ्स, इन दोनों में फ़र्क है, ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन किसी भी जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको लगेगा कि दोनों सेम है, बट ओनली मैथ्स और मैथ्स में फ़र्क है। ये जो आप सेट बनाते हो मैथ्स का, और मान लो इसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट है, लेट्स से बिजनेस है, तो ओनली मैथ्स का पोर्शन ये है, ओनली मैथ्स का पोर्शन ये शेडेड वाला है ना, ओनली मैथ्स का, और पूरे मैथ्स का पोर्शन ये है, ये सर्कल है ना, तो दोनों में फ़र्क है। बस ये आप याद रखो, तो ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा। वही मिस्टेक ही हम लोग बता रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारा सब चीज़ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, डिटेल कॉन्सेप्ट के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस, आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जब क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पे अ सर्वे इज डन अमंग अ पॉपुलेशन ऑफ 200 पीपल हु लाइक ईदर टी और कॉफी। और जब भी आ जाएगा तो और के लिए हमेशा यूनियन ऑपरेशन याद रखो, और वर्ड के लिए यूनियन ऑपरेशन। और जहाँ एंड दिख जाए, एंड के लिए आप हमेशा इंटरसेक्शन यूज करोगे। ठीक है, ये एकदम फिक्स है, एकदम इसको आप सॉलिड प्रूफ के साथ इसको आप यूज कर सकते हो। सो 200 पीपल में इट वॉज फाउंड दैट 60% ऑफ द पॉपुलेशन लाइक टी। तो चाय पीने वाले जो हैं, चाय के प्रेमी लोग कितने हैं, 60% है। और परसेंटेज में दिया, नंबर नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग नंबर्स निकालेंगे। तो 60% ऑफ 200 पहले निकाल लो, है ना, 60% ऑफ 200 है ना, ये सिंपल है वैसे, बस आपके लिए कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ मैं। तो ये हो गया 120, है ना, 12 × 10 120 हो गया। और 72% ऑफ द पॉपुलेशन लाइक कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी पीने वाले ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो कॉफ़ी पीने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो 72% आप निकाल लो, किसका, 200 का, है ना, ये आ जाएगा 144। तो हमें कॉफ़ी वाले मिल गए और टी वाले मिल गए। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, उनको लगे कि अच्छा टी वाले इतने, कॉफ़ी वाले इतने, तो दोनों को ऐड करेंगे। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे, ये देखो 200 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 264 आ रहा है। वो सोचेंगे कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या, इनको ऐड करने पे 200 से ज़्यादा आ रहा है। बट ऐसे भी तो कुछ होंगे जो कॉमन वाले हैं, है ना। इसमें ऐसा थोड़े कहा कि ओनली कॉफ़ी या ओनली टी। जो चाय पी रहे हैं, मैं चाय पी रहा हूँ, तो ऐसा ज़रूरी कि थोड़े कि मैं सिर्फ चाय पीऊँगा, मैं कॉफ़ी भी तो पी सकता हूँ ना, राइट। तो ये कैलकुलेशन से बच्चे डरते हैं, उनको लगता है ये क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है। क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, ये आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो करेक्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, एंड एक्स की जो वैल्यू है वो एम और एन के बीच में आएगी। अब ये एम और एन क्या है, बस इनके लिमिट्स हैं, मतलब कि मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। इनसे बड़ा होना चाहिए और इनसे कम होना चाहिए। और पूछा है कि एम और एन अगर वेरिएबल्स हैं मैक्सिमम मिनिमम के, तो आप इसमें से करेक्ट रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। तो इसे भी हम लोग वेन डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। यहां पे देखेंगे, अगर हमारे पास टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा था कि जितने भी टोटल हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 200। तो मतलब दोनों को मिलाकर जो स्टूडेंट्स बन रहे हैं वो कितने हैं, टोटल 200। मतलब पूरा शेड कर देंगे तो 200 मिलेगा। तो पूरा शेड करेंगे तो यूनियन ऑपरेशन लिखना पड़ेगा। तो टी यूनियन कॉफी, ये होगा हमारे पास 200, ठीक है। एन ऑफ टी भी हमारे पास मिल गया था, हमने परसेंटेज से भी निकाला था, वो मिला था आई थिंक 120, हाँ। और कॉफी वाले कितने लोग थे, 144 थे, राइट, हाँ 144 थे। ये भी मिल गए, टोटल भी मिल गए। हमें क्या चाहिए, हमें इंटरसेक्शन चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इन दोनों को ऐड करो, ये आपका 120 है ना, 120 है प्लस 144 है, और इसमें से माइनस कर लो। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एन ऑफ टी यूनियन सी इक्वल्स एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। इस पार्ट को रिमूव कर दोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि 2 बार ओवरलैपिंग हुई है, दोनों सेट की एक बार ओवरलैपिंग हुई है ना। तो ओवरलैप वाला पार्ट हटा दोगे, एक ओवरलैप का पार्ट हटेगा, फिर भी उसमें बेस तो रहेगा ना,
तो ये पूरा शेडेड पोर्शन होकर ये मिलता है। लॉजिकली बता रहा हूँ, बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं, 1% बच्चे इसे समझ पाते हैं, ये चीज़ लॉजिकली कनेक्ट कर पाते हैं। तो फिलहाल हम लोग फिलहाल हम लोग आते हैं जो हमारा नॉर्मल मेथड है उस पर। तो इस फॉर्मूला में आप जब पुटअप करोगे तो T इंटरसेक्शन C आपको मिल जाएगा, क्योंकि बाकी के 3 तो हमें मालूम है। तो इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो 120 प्लस 144 ये आपका हो रहा है 264 माइनस 200, है ना, ये जब पार्ट इधर आके माइनस होगा तो माइनस 200 से हमें कितना मिला 64, यानी कि A इंटरसेक्शन मतलब T इंटरसेक्शन C हमें कितना मिला 64 मिला। यानी कि ये तो पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 64 होगी दोनों में, जो दोनों पी रहे हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं है जो ना तो टी पी रहा ना तो कॉफ़ी, कोई ना कोई एक तो ब्रीवरी, एक तो तो इसमें ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है कि इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं, ना तो चाय पीना ना तो कॉफ़ी पीना है। एक कंडीशन तो है कि या तो चाय पी रहे या तो कॉफ़ी पी रहे हैं, राइट। हाँ, तो इनके बाहर का कुछ एलिमेंट नहीं है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 64 रहने वाली है। अब एक बात बताओ, ये जो आएंगे कैंडिडेट्स, ये जितने भी लोग होंगे यहाँ पे, ये ऑब्वियसली इस बड़े वैल्यू से तो छोटे ही होंगे। तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जो टी वाली है। या फिर अगर कॉफ़ी वाले से कंपेयर करोगे तो भी आप कंपेयर कर सकते हो कि इनमें जो वैल्यूज आएगा वो डेफिनेटली इन कॉफ़ी वालों से तो कम ही रहेगी। तो हमारे पास 2 मैक्सिमम वैल्यूज मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 120, एक मिल रहा है 120 मैक्सिमम वैल्यू टी के लिए, और एक वैल्यू मिल रहा है 144, ठीक है। एक मिल रहा है 144 किसके लिए, कॉफ़ी के लिए, ठीक। और हमारे पास मिनिमम वैल्यू तो फिक्स है, मिनिमम वैल्यू कितना है 64, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो और जो वैल्यू आएगा वही आंसर है। तो 64 अगर हम लोग इसमें माइनस करें तो ये आपको 0 देगा और ये आपको दे देगा 8, तो 80 आपको ऑप्शन में नहीं था कहीं, इसलिए हम लोग इसको नहीं ले सकते। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, 64 जैसे ही माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6 और ये 11 56, तो 56 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन था और इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चन। वो जब देखते हैं ना कि अच्छा दिस इज ग्रेटर देन लेसर देन, तो वहीं पे छोड़ देते हो। अच्छा, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे ही आपके एग्जाम में, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए आपको एक तगड़ा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, तगड़े लेवल की। तो इसलिए हम लोग लाइव क्लासेस पे भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। मैम भी ले रही होती है लाइव क्लासेस, सर के भी रिकॉर्डिंग्स रहते हैं वहाँ पे। तो यही सब से ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्टली हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हमारा प्रॉपर वहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही होती है, डेली लाइव क्लासेस होती है, इस तरीके के नोट्स मिलते हैं, रेगुलर टेस्ट हो रहे होते हैं। तो यार, और एक मिनिमम सा फीस हम लोगों ने रखा है, तो यार आकर के जुड़ो उसे, ठीक है। और फिर अपने जो मैथ्स है उसको स्ट्रॉन्ग करो, और बाकी ये सब सीरीज़ आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगी। और बेसिक मैथ्स का फाउंडेशन सर का भी वहाँ पे रहेगा कोर्स में, ठीक है, और एडवांस भी रहेगा। तो यार आकर के जरूर से जुड़ो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, ये बहुत हेल्प कर रही होगी बच्चों को जी। सो थैंक यू, मिलते हैं, चलो ऑल द बेस्ट सभी को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, और बहुत इजी भी है, और कंफ्यूज भी होते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। तो ठीक है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे, कैसे चल रही है यार आप लोगों की पढ़ाई। तो यार आज की जो वीडियो होने वाली है ना, हमारी जो हम लोगों ने प्लेलिस्ट स्टार्ट करा है, मोस्ट कॉमन मिस्टेक की सीरीज़ जो स्टार्ट करा था, उसमें सेट थ्योरी कंप्लीट कर दिए थे हम लोगों ने। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो इसको देखने के बाद वो भी ज़रूर जा करके देखना। उसमें क्या क्या गलतियाँ होती है, उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, और क्या कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखना है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए, और ये सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट कर रहा होगा। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे साथ मृणाल सर है, इनका एक्सपीरियंस 11 ईयर्स का है मैथ में, तो इनसे बेहतर आपको बताने वाला कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या गलतियां होती है, और कैसे जो है क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सोचते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम लोगों ने हार्ड और ईजी एक वीडियो बनाया था, हार्ड वर्सेस ईजी। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो प्लेलिस्ट उसमें मैं डाल दूंगा आई बटन पर, आप जा करके देख सकते हो। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सर। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी हो जाएगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पार्ट बाई पार्ट में लेकर के जाएँ, अगर ईजी से लेकर के हार्ड तक। तो ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करें, ठीक है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ट्रिगोनोमेट्री है वो ये आई है इंडिया से, है ना, ये कहीं और की चीज़ें नहीं है। यहाँ के ही जो फिलोसोफर थे, जो हम लोग कह सकते हैं जो मैथमेटिशियन थे, वो हमेशा रेशियोज़ पे काम करते थे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर है रेशियो का, कुछ नहीं है। मतलब जैसे उस वक्त डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं था ना, सेलफोन नहीं था, तो क्या करें टाइम पास के लिए,
तो टाइम पास के लिए वो क्या करते थे, हर चीज़ का रेशियो निकाल के रखते थे। और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे यूनिवर्स में रेशियो, हर चीज़ का एक रेशियो होता है, ठीक है। तो आप जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो इसमें बस ट्राइंगल्स है और ट्राइंगल्स का आप रेशियो लेने होते हैं। 3 साइड से, तीनों का रेशियो एक दूसरे से लेते रहो, तो कितने बन गए, 6 फंक्शन बन गए। क्योंकि अगर हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, इसमें से मान लो थीटा यहाँ पे लिया तो ये बेस बन गया, और ये बेस बन गया तो ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये हाइपोटेन्यूज हुआ क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने है ऐसा। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, ये 3 आपके पास साइड हैं और इनका आप रेशियो एक तरफ से लेते रहो, p/h, b/h, p/b, बन गए आपके 3 फंक्शंस। उन्हीं को रेसिप्रोकल लिया तो और 3 बन गए। तो यहीं से तो आया है 6 फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहीं से तो आया है, ठीक है। ये ग्रीक जब हमारे कंट्री में आए थे, मैंने आपको पहले ही बताया, तो जब ग्रीक आए तो उनको ये प्रोनाउंस करना नहीं आता था, त्रिकोणमिति प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे वो, है ना। जैसे हम लोग आज हंसते हैं ना कि आज हम लोग कोई भी एक इंग्लिश वर्ड बोले तो कोई हंस देता है, अरे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है। तो वैसे ही उस वक्त हम इंडियंस उन पे हंसते थे कि भाई त्रिकोणमिति आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, और आज वही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये बना है, ट्राई मीन्स 3, गोनॉन इज रिलेटेड टू कोन विच इज एंगल, एंड देन मेट्री इज मेजरमेंट, ओके, मिति से बना ये, ठीक है। सो 3 एंगल्स मेजरमेंट, ऑलराइट। सीधा हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ्स में तभी आपका इंटरेस्ट आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अ लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल at a height of 10 meter. If the ladder is inclined with the ground at an angle of 30 degree, then the distance of the foot of the ladder from the wall is. तो एक बेसिक सा आपको देखो, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये वॉल है, ये वॉल हो गई, और यहाँ पे लैडर ऐसा है, ठीक है, ग्राउंड से ऐसा। तो आपको पूछा है कि ये इस फुट से, लैडर की जो फुट है और वॉल की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। और दिया हुआ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो या डिक्लिनेशन हो, आप दोनों हॉरिजॉन्टल से निकालोगे। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी ऊपर की ओर, तो यहाँ पे बना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विच इज 30 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है अ लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर, एट अ हाइट ऑफ। तो कई सारे बच्चे क्या करेंगे मिस्टेक इसमें, लैडर की हाइट 10 ले लेंगे। यहाँ पे कहा है एट अ हाइट का मतलब वॉल की हाइट दी हुई है 10 मीटर। तो ये कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, इसलिए वर्ड प्रॉब्लम से बच्चे डरते हैं। थोड़ा सा इधर उधर सोचा और मिस्टेक हो गया, है ना। और वो आपको आपके रॉन्ग आंसर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, है ना, वो रहते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो अब इसमें आ जाओ। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है। ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो लिखेंगे p इक्वल्स 10। बेस हमें चाहिए तो बेस लिखेंगे x, लेट बी x। और p अपॉन b कौन सा रेशियो देगा आपको, tan फंक्शन देगा, तो विल यूज tan थीटा। थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा 10 अपॉन x। tan 30 की वैल्यू में मालूम होती है विच इज़ 1 अपॉन √3, तो लिखेंगे 1 अपॉन √3 इक्वल्स 10 अपॉन x। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिलेगा 10√3। जो भी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में तो मीटर, तो आंसर इज मीटर। दिस इज द आंसर, और ये आपका ऑप्शन ए हो गया सॉल्व। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है, डायग्राम बनाना आना चाहिए, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वर्ड प्रॉब्लम, उसको अंडरस्टैंडिंग करना है। और ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है। सर ने ये बताया डायरेक्टली 10-30 बता दिए, फिर p/b बता दिए, तो ये सब कैसे आया। इसलिए जो हार्ड और वर्सेस इजी टॉपिक में हम लोग बोले थे ना, फार्मूला आपको रटे होने चाहिए। तो फार्मूला ये कहाँ से आया, इसकी फार्मूला क्या होती है 10-30 की, ये कैसे आए, तो ये सब आप जब फार्मूला पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने जो लेक्चर्स होते हैं हमारे पूरे, उसमें डिटेल में पूरा करवाया गया। इसमें सिर्फ क्या है, हम लोग क्या मिस्टेक होती है वो सब बता रहे हैं और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फार्मूला का काम कहाँ पे आ रहा है, जो हम लोग बोलते हैं कि फार्मूला रट लो, नोट्स लिख लो, तो वो सच में काम आते हैं, वो हम लोग आपको दिखा रहे हैं। तो आप बिना फार्मूला के तो आगे बढ़ नहीं सकते हम लोग, है ना। राइट, तो वही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये सॉल्विंग है, आप इसको थोड़ा रेफर कर सकते हो अगर आप चाहो तो, स्टेप वाइज है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक का है, कुछ बच्चे तो देखकर समझ गए होंगे कि क्लास 10th के लेवल का ये क्वेश्चन है। हालांकि ये भी बहुत सारे बच्चों को परेशान कर सकता है जिनके माइंड में ये बैठा हुआ है कि ट्रिगो डिफिकल्ट है, तो ऐसे इजी क्वेश्चन को भी वो डिफिकल्ट मान के चलते हैं और फिर वो मिस्टेक करके आते हैं, ठीक है। CSC देख कर डरना नहीं है, ये कोसेक है, दिस इज कोसेक थीटा, ठीक है। ये आप ध्यान से दोगे, अगर CSC लिख कर आया तो समझ जाओ कि कोसेक थीटा है वो, ओके। अब क्या करना है, अब देखो सोचना कैसे वो बताता हूँ। कोई भी टीचर आपको बता देगा या फिर आपको बता देगा कि मेथड क्या है। टीचर आपको क्या बता सकते हैं, मेथड ही बता सकते हैं ना, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सोचना कैसे है ना। तो सोचने की तरीके मैं आपको बता रहा हूँ।
अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो 10 तरीके हैं सॉल्व करने के, बट मैं एक सटीक तरीका सोचूंगा। और वो कैसे सोचूंगा? मुझे जब दिख रहा है कि सारे फंक्शंस हैं, लगभग सारे फंक्शन दिख रहे हैं, साइन भी दिख रहा है, कॉस भी दिख रहा है ना, सेक भी दिख रहा है, कोसेक भी दिख रहा है, टैन भी दिख रहा है, कॉट भी दिख रहा है, जब कभी भी ऐसा केस मिले आपको, आप सीधा सारे फंक्शंस को साइन और कॉस में ब्रेक कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेक को लिखूंगा 1/cos, मैं जितने भी फंक्शन है मैं सभी को साइन और कॉस में ब्रेक करूंगा। ठीक है, तो 1 माइनस ये हो गया 1/दिस थिंग, ये हो जाएगा कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साइन अपॉन कॉस फंक्शन। ठीक है, और इसके बाद आता है कॉस फंक्शन अपॉन साइन, क्योंकि ये कॉट थीटा था। ठीक है, नाउ अब आपको बस सिंप्लीफाई करना है, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू ब्रैकेट आप दे सकते हो क्योंकि 2 टर्म्स है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप सब लोग जान रहे होंगे, और कुछ लोग जो देख रहे हैं वो मेरे से भी फास्ट सॉल्व कर पा रहे होंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे इसे, प्लस ये और ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू अपॉन में क्या आ रहा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, देखो मैं प्रॉपरली लिख रहा हूँ, कहीं भी मैंने स्टेप स्किप नहीं किए हैं, है ना, और मैं प्रॉपरली ब्रैकेट वगैरह सब दे रहा हूँ। ये आपको सॉल्व करना होगा, हालांकि आप थोड़ा फास्ट जा सकते हो क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है। दिस इज 1, ये भी एक आइडेंटिटी है, ये पहली आइडेंटिटी है, फॉर्मूला मिल गया हमें यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और ये भी फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और नीचे आपके पास कॉस थीटा पहले से है, साइन थीटा पहले से है, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा फिर से है। ठीक है, अब ये सारे मल्टीप्लाइड हैं, कहीं भी प्लस और माइनस नहीं दिख रहा है, तो कट हम लोग आराम से कर सकते हैं। साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इससे कट हो रहा है यहाँ से, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होकर इससे कट हो गया, इसलिए मैंने इनको इंडिविजुअली कट कर दिया। तो आंसर क्या मिला हमें, 1, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1। तो अगर बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे कि सेक का कुछ फॉर्मूला लगा दिया, कुछ और फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूलाज तो बहुत सारे हो सकते हैं, और टैन को लिखा अगर 1/cot थीटा, तो फिर लेंदी हो जाएगा और सॉल्व भी नहीं होगा टाइम पे। तो हमें एमसीक्यू है तो हमें टाइम भी बचाना है, और आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जैसे अभी मैंने देखते ही साथ कैसे बोल दिया कि आपको सारे फंक्शन को कॉस और साइन में डेवलप करना, उसको बदलना है, तो ये आपके माइंड में आना चाहिए। अगर आप इतनी रिगरस प्रैक्टिस कर लो कि आपको देखते क्वेश्चन समझ में आ जाए, कि मोस्ट ऑफ देम, ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन आप देख के समझ जाओ, बट आप ट्राई करो कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप देख के समझ जाओ कि कौन से फॉर्मूला से ये सॉल्व होने वाला है ना, तब आपकी प्रैक्टिस अलग लेवल पे रहेगी। ठीक है, फॉर्मूला तो जैसा कि बताएं सर, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में फॉर्मूला हर स्टेप में यूज हो रहा है। फॉर्मूला पे तो आपको ध्यान देना है। कैसा होता है मैं बता रहा हूँ, जैसे ये है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब अचानक से आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये बच्चे नहीं सोच पाते हैं, यही सोचने में दिक्कत आती है बच्चों को, और जिनका ये चीज़ स्ट्रांग है उनको फिर दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के 10 घंटे के लेक्चर्स डले हुए हैं ये बैच में, तो पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। तो लेक्चर अटेंड करने के बाद प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, हाँ राइट, है ना, सॉल्विंग भी करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये स्टेप बाय हाँ। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ये हाइट्स एंड डिस्टेंस का है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। सो पी एंड क्यू आर द 2 पॉइंट्स ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विच इज दिस मच हाई। If the angles of depression of the points are complementary and PQ is given, ठीक है, then the distance of P from the building is, okay fine। तो हम लोग पहले एक बिल्डिंग बना लेंगे, ये हमारी हो गई बिल्डिंग, इतना ज़्यादा आपको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, बस मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। और 2 पॉइंट्स हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन का है, मतलब इस पॉइंट के, इस टॉप पॉइंट से नीचे की ओर देखना है, ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो तो मैं अच्छे हटा देता हूँ, है ना। इस बिल्डिंग की हाइट गिवन है 10√3 दिस मच मीटर, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो या डिप्रेशन निकालो, हमेशा हॉरिजॉन्टल से निकालो। तो हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, और इस लाइन को बेस मानकर हम लोग एंगल बनाएंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, इफ द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा एंगल भी गिवन नहीं है, तो 2 पॉइंट्स पे जा रहा है ये एंगल, दो पॉइंट पे एंगल बना रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा पेन यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आपको एंगल अच्छे से दिख पाएगा। ये थोड़ा येलो था, ठीक है, चलो देखते हैं। तो आप देख रहे हो इस यहाँ से जो एंगल बनकर आ रहा है, थोड़ा और अच्छे सा कलर ले लें ताकि वो दिखे बच्चों को।
ये जो आप एंगल देख पा रहे हो, है ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इस पॉइंट के लिए। और आपको मालूम है कि पैरेलल लाइंस अगर हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, मतलब अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। फिर ये अगर y होगा, यहाँ से यहाँ तक y होगा, तो फिर ये एंगल भी y होगा। और कह रहा है क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो एक इक्वेशन तो मिल गया कि x प्लस वाई इक्वल्स 90 डिग्री, एक चीज़ तो मिल गया हमें। कह रहा है बिल्डिंग 10√3 है, इतनी मीटर हाई है, ठीक है, वो भी लिख दिया। और क्या चाहिए, पी क्यू गिवन है, पी क्यू इज गिवन, तो हम लोग पहले पी और क्यू को मेंशन करेंगे, ठीक है। पी एंड क्यू आर द 2 पॉइंट्स ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। और ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कि पी किधर है और क्यू किधर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पी को यहाँ पे रखेंगे और क्यू को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इस तरह से रखते हैं। और कह रहा है कि पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, पी क्यू इज 20 मीटर, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है जो डिस्टेंस आएगा, वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द बिल्डिंग। इस पॉइंट पी से लेकर इसका डिस्टेंस क्या है वो हमें लिखना है, ठीक है, बस यही चीज़ है। और एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, बस इतना ही कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 ट्राइंगल बनकर आ रहे हैं, पहले उसको मेंशन करेंगे हम लोग। इसे लिखते हैं पॉइंट ओ, इसे पॉइंट लिखेंगे ए, इसे पॉइंट ओ, हो गया, सारे पॉइंट हो गए। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल बनकर आ रहे हैं, एक बन रहा है पी ओ ए, ये वाला ट्राइंगल, और एक बन रहा है पूरा कंप्लीट ट्राइंगल यानी कि क्यू ओ ए, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल बन रही है। दोनों में ये सेम है 10√3। तो अगर हमें ये मान लो ये डिस्टेंस चाहिए तो इसको हम लोग कुछ और डिस्टेंस ले सकते हैं। जैसे हम लोग मान लो इसको ले लेते हैं, इसको हम लोग कुछ ले लेते हैं, एक्स डैश ले लें या फिर कुछ और ले लें, जेड ले लें, जेड ले लेते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में हम लोग रेशियो लगाएंगे परपेंडिकुलर और बेस का, वो आता है tan फंक्शन से। तो लिखेंगे tan y लिखेंगे, tan y विल बी 10√3 यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो अपॉन बेस, बेस हमारा z है, ठीक है, बेस हमारा z है। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया। ऊपर ऑलरेडी हमने एक इक्वेशन लिखा है, x प्लस वाई 90 डिग्री, ये लिखा हुआ है हमने। और एक और, क्योंकि हमारा ट्राइंगल दूसरा भी है हमारे पास, तो जब इसमें आप लगाओगे tan फंक्शन तो लिखेंगे tan x इक्वल, परपेंडिकुलर तो ये रहने वाली है 10√3, और अपॉन में पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो कितना है 20 प्लस जेड है, 20 प्लस जेड यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, 1 2 3, 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। क्या क्या, एक्स वाई जेड, यही 3 अननोन है। तो जब 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्विंग की बात हो गई, इक्वेशन हमारा रेडी हो गया, और यही डिफिकल्ट काम होता है, इक्वेशन फॉर्म करना। सबसे पहला सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है बच्चों से वो ये होता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन गलत ले लेते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वर्टिकल हाइट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे एंगल लिखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको वर्टिकल से नहीं लेने हैं, आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल से लेने हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो हमने कर लिया, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लिया। डायग्राम सही आना चाहिए, अगर ये रॉन्ग हुआ तो इक्वेशन भी रॉन्ग आएगा, इसलिए ये सही आना चाहिए और इसके बाद आपका इक्वेशन भी सही आना चाहिए। इसके बाद सॉल्विंग इजी है, सॉल्विंग पार्ट इज इजी, क्योंकि आप इसे कि अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो आप इसे एक जगह पे पुटअप करोगे, है ना, तो वो आराम से आप 90 - x लिख सकते हो यहाँ पे, तो कॉट थीटा हो जाएगा। फिर दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेट कर दो, तो वो काफ़ी ईजी काम है। जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर इसमें 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर इज द फाइनल आंसर। इसमें डिफिकल्ट टास्क था इक्वेशन को फॉर्म करना। जब आप इक्वेशन, वापस चलते हैं यहाँ पे, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ आपको। जैसे tan x है, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक एंगल में लिखूँ तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, tan x के जगह पे, यदि इधर लिख देता हूँ, x के जगह पर लिखूँगा मैं 90 - y। ये कहाँ से मिला मुझे, ये फर्स्ट इक्वेशन से मिला। और tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, तो मुझे मिल गया cot y, cot y मिल गया, और वो क्या है, इसके बराबर है 10√3 अपॉन 20 प्लस z के बराबर है, बराबर। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन, लेट्स से इक्वेशन नंबर 4 है ये, तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि cot y और tan y दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, और अगर उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें 1 मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, कहीं यहाँ पे लिख दूँ इधर, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 मिल गया, और आपको RHS इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 10√3 इंटू 10√3 क्या हो जाएगा, ये 100 इंटू 3 यानी 300 हो गया, 300 हो गया, और अपॉन में z है और यहाँ पे 20 प्लस z है, 20 प्लस z, बराबर, इस तरह से। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करके आओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 30 मीटर, ठीक है। इतना मैंने बहुत हेल्प कर दिया, थोड़ा सा आप
बस लास्ट के स्टेप आप कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। यस, कैलकुलेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं मेथड समझा रहा हूँ। हाँ, आप देखना चाहो तो ये देखो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है ना। हाँ, इसको सॉल्व करने पे आंसर 30 मीटर आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अब इसके बाद देखते हैं, ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बट इसमें बेसिक से क्वेश्चंस में ही बहुत ज़्यादा मिस्टेक होते हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे तो उसमें चांसेस है कि बच्चे को आ ही नहीं सॉल्व करना, लेकिन जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उनमें से एक ऐसा क्वेश्चन है, देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर सकता है बच्चों को अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इसमें सॉल्व क्या करना है वो देखते हैं। cos a plus cos square a is 1, then find the value of this sin square a plus sin raised to 4a। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सबसे पहले लिखेंगे cos a इक्वल्स, थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है ना, पहला आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो कॉस ए की वैल्यू मिल गई साइन के टर्म्स में। अब जब हमें साइन स्क्वायर ए का वैल्यू मिल गया है तो यहाँ पे पुटअप कर लेंगे। तो जो हमें चाहिए उसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस पावर 4 है ना, तो कोई बात नहीं, स्क्वायर का फिर से स्क्वायर कर लेंगे, यही हमें चाहिए। और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू तो हम लोग लिख चुके कॉस के टर्म में, तो इसके जगह पर लिखेंगे कॉस ए, और इसके जगह पर कॉस ए तो आएगा, इसका स्क्वायर है, तो कॉस ए का स्क्वायर क्या हुआ, इसके जगह पे तो कॉस है ना, साइन स्क्वायर ए के जगह पे कॉस ए है, तो कॉस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। यही तो क्वेश्चन इसमें, ये तो गिवन था हमें, इसकी वैल्यू तो 1 थी, यानी कि इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। सिर्फ रीअरेंज किया और सॉल्व किया, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इस तरीके को नहीं सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। भाई सोचना प्लस फार्मूला, बार बार फार्मूला, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो फार्मूला पे जाओ, जल्दी से जाकर के फार्मूला लर्न करो। और अपनी ट्रिग्नोमेट्री जो बहुत ज़्यादा टफ था, हम लोग कितने इजी वे में सर बता रहे हैं, तो इतना टफ होना नहीं चाहिए आपके लिए। नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हुई ना तो लगभग मैथ्स में आपको इंटरेस्ट आ ही जाएगा, मतलब सारे बाकी चैप्टर्स भी आप सीख जाओगे, है ना। तो ये पहाड़ अगर आपने पार कर लिया तो फिर कोई भी पहाड़ नहीं बचेगा, फिर बाकी सारे चैलेंजेस छोटे छोटे लगेंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर होगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, उसमें आप ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वगैरह सब वहाँ पे दे दूँगा। अब इसमें देखो, जब ये cos 2 थीटा दिखे ना तो समझ जाना कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्मूला, एक्चुअली बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा फॉर्मूला ये यूज़ होता है cos 2 थीटा। पूरे ट्रिगो में पूरे कैलकुलस में सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला यूज़ होती है वो है cos 2 थीटा। जो बच्चे मैथ सॉल्व कर चुके हैं या कर रहे हैं उनको मालूम होगा ये चीज़। तो cos 2 थीटा के वैसे तो 4 फॉर्मूलाज हैं, बट 2 फॉर्मूलाज जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे वो आप ध्यान से देख लो एक बार, वो यूज़ होने वाला है यहाँ पे। इसे हम लोग लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। और तीसरी फॉर्मूला होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और चौथी फॉर्मूला होती है tan में। अभी फिलहाल tan की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट मैं साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइन 2 थीटा के भी 2 फॉर्मूलाज है, एक tan के फंक्शन में है और एक साइन कॉस में, तो मैं साइन कॉस वाला लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिख दिया, बस ये यूज़ करना है हमें और कुछ नहीं करना है। अगर फॉर्मूला डन है तो ये डन है। कैसे देखो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है करेंगे। तो एक काम करते हैं, 1 यहाँ पे दिख रहा है, cos 2 थीटा को इधर लेकर आएंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा और ये फंक्शन इधर चला जाएगा। सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये रीअरेंजमेंट का काम है, ये बच्चे कर लेते हैं, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला है ना, बस रीअरेंज करना है, इसको इधर भेजना है और उसको इधर भेजना है और कुछ नहीं। तो मिल गया आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा इसके जगह पर, यहाँ इसके जगह पे, प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिले। तो मैं लिख देता हूँ इसे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा की फॉर्मूला ये है, तो लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस। तो फिर इसको इधर भेज दो तो 1 प्लस मिल जाएगा, क्योंकि ये माइनस था ना, इधर आएगा तो प्लस होगा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर से साइन 2 थीटा के जगह पे सेम यही लिख देंगे, ठीक है। अब जो कॉमन ले रहे हैं बस कॉमन लेना है, तो कॉमन 2 मिल रहा है, दोनों में 2 कॉमन है, साइन थीटा भी कॉमन है, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ बचेगा साइन थीटा और यहाँ बचेगा कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद। फिर सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ तो 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया, फिर बचा यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे बचेगा साइन थीटा। अब ये दोनों तो सेम है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए। अब गलती से भी
थीटा थीटा कैंसिल नहीं कर देना है ना, ये मतलब वैसे कोई करता नहीं है, बट फिर भी हाँ मतलब छोटे बच्चे ज़्यादा करते हैं, बड़े बच्चों का तो नहीं पता। सो साइन अपॉन कॉस फंक्शन कौन सा होता है? टैन फंक्शन होता है। तो दैट इज द आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस, टैन थीटा। ठीक है, यही आपका करेक्ट चॉइस है। बस यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट था और फॉर्मूला था, ये माइंड में रहेगा तभी सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं सॉल्व कर पाओगे। आप इन बिना इस फॉर्मूला का यूज करते हुए सॉल्व करके मुझे बता दो गिवन टाइम में, तो मैं मान जाऊंगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है और कंफ्यूज भी होते हैं बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। तो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। अब ये देखो, ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेंज निकालना है ना। यहाँ पे आपको रियल वैल्यू ऑफ थीटा चाहिए। मतलब 90% बच्चे जो मैथ्स में जिनको डर लगता है ट्रिको में, वो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख लो कैसे सॉल्व करना है। आप एक बार देखो मेथड क्या है, उसके बाद आप ट्राई करोगे। सो ए इज इक्वल टू गिवन, ठीक है, साइन भी है कॉस भी है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू द इंटरवल। आपको इंटरवल फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा करते हैं कि पूरे फंक्शन को एक ही फंक्शन में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा साइन तो स्क्वायर है, तो ठीक है। कॉस रेज़ टू 4 है, तो ऐसा करते हैं कॉस स्क्वायर लेते हैं और फिर इसका स्क्वायर करते हैं, चलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा मैं किनारे ऐसा लिख देता हूँ ताकि उधर हमें स्पेस मिल जाए। अच्छा, ये पूरा इसको शिफ्ट नहीं करना था मेरे भाई, हाँ आप यहाँ पे रहो। तो ये लिख लिया हमने। इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा फंक्शन साइन के फॉर्म में आ जाए, एक ही फंक्शन में आ जाए, क्योंकि उसके हिसाब से इंटरवल निकालना फिर आसान होगा। अब जब ये आपको मिला फॉर्मूला, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट साइन स्क्वायर थीटा बी एक्स, है ना। इसे हम लोग एक्स मान के चलेंगे। स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा एक्स लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, हमें तो इंटरवल चाहिए। तो ये हमें इक्वेशन को पहले सॉल्व करना होगा। तो आपका जो इक्वेशन बना वो बनेगा ए इक्वल्स, इसके जगह पर एक्स आ जाएगा, प्लस 1 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने एक्स रखा है। तो ये हो गया एक्स, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब दिक्कत की बात ये है कि बच्चे जब एक्सपैंड करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख के छोड़ देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख के छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। फॉर्मूला क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक देखने को मिलता है। अब इसे आप रीअरेंज कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इनके दोनों के साथ ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इंटरवल चाहिए, तो क्या करेंगे, इसे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और वेरिएबल का पार्ट अलग और कांस्टेंट का पार्ट अलग करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू समथिंग प्लस समथिंग स्क्वायर। ऐसे ही बनेगा ना कंप्लीट स्क्वायर, एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर ऐसे बनता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना। तो ए तो हमें मालूम है एक्स, अब यहाँ ऐसा क्या वैल्यू पुटअप करे कि हमें यहाँ पे माइनस एक्स मिले। तो 2 को कैंसिल करना होगा, अगर हमें माइनस एक्स चाहिए तो 2 को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा हाफ, बराबर। मतलब हमें b की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, और यही b हमें यहाँ पे आ जाना है। ये थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, वैसे तो ये था पहले सिलेबस में बच्चों को, बट अगर आपने किसी कारण से मिस किया है तो इस पर थोड़ा ध्यान दोगे, क्योंकि ये अगर आप जब तक नहीं सीखोगे तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसे हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा वही वैल्यू हम लोग माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू मैंने एक्स्ट्रा लिखा था ताकि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मिले, तो बैलेंस रहना चाहिए ना। ये तो टर्म हमारे पास 1/4 तो नहीं है ना, ये हमने लिखा था कि ये फॉर्म में मिल सके, तो ये हमने एक्स्ट्रा लिखा इसलिए माइनस भी करेंगे। और माइनस करके जीरो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इससे काम मिलना है ना, इससे काम बनाना है अपना। +1 अलग से था, ठीक है। तो ये जो मैंने इनसर्कल किया, ये बन गया हमारा कंप्लीट स्क्वायर वाला फॉर्मूला, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये जो आप देख रहे हो ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो दिस इज 1, ये हो जाएगा -1/4, क्योंकि माइनस बाहर है, +1 x माइनस हाफ होल स्क्वायर, और ये मिलेगा आपको -1 + 4 विच इज -3/4।
ठीक है, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे मिलेगा आपको -1 + 4 विच इज़ +3/4। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, थोड़ा ध्यान से करोगे तो डेफिनेटली ये आ जाएगा। अब बस लास्ट स्टेप में देख लो अच्छे से, हमें चाहिए था इंटरवल यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम। तो पहले हम लोग मिनिमम वैल्यू पे जाते हैं। हम लोगों ने किसको माना है, x साइन स्क्वायर को, ठीक है। तो एक बात बताओ, अभी साइन स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, और हमें x के टर्म में चाहिए। रुको, अब बस लास्ट स्टेप बचा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैंने इस वैल्यू को 0 कर दिया है ना, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। क्यों मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमें मालूम है साइन स्क्वायर फंक्शन है। तो साइन स्क्वायर फंक्शन के लिए आप कभी भी जब वैल्यू पुटअप करते हो तो उसका रेंज क्या आएगा, स्क्वायर है ना, तो सारे पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे। और साइन फंक्शन मैक्सिमम आपको 1 देता है। तो यानी कि x की जो रेंज है, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी समझ में आ रहा होगा, बट ये रियलिटी है और यही एक्चुअल स्टेप है। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, इट्स ओके। तो लिखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 से कम होगी, है ना, इसके बराबर ऐसे ले सकते हैं, एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इसकी रेंज है x की, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर फंक्शन ले रहे हैं। एक तो साइन फंक्शन ले रहे हैं इसलिए 1 से आगे नहीं बढ़ सकते, और स्क्वायर वैल्यू ले रहे हैं तो सारे वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे, 0 से बड़े रहेंगे, ठीक है, मतलब नेगेटिव कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमें चाहिए इंटरवल। तो हम लोग 0, 1 नहीं ले सकते, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अच्छा यहाँ पे 0, 1 दिख रहा है तो 0, 1 आंसर है। दिस इज रॉन्ग आंसर, 0, 1 नहीं होगा। अभी हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमें मालूम है, इससे बड़ा वैल्यू तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाला पार्ट है, ये पूरा वेरिएबल वाला पार्ट है और ये पूरा कांस्टेंट वाला पार्ट है, तो वेरिएबल वाले पार्ट को 0 कर देंगे। ये कब 0 होगा, जब x की वैल्यू हम लोग हाफ रखेंगे। तो जब हाफ रखेंगे वैल्यू तो ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिला हमें, 3/4। तो मिनिमम वैल्यू हमें मिला 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू हमें मालूम है 1। तो इंटरवल क्या हो जाएगा, 3/4, 1, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन दे के रखे हैं ये, उनको मालूम है कि कुछ बच्चे अगर ट्राई करेंगे साइन स्क्वायर के साथ तो रॉन्ग कर देंगे। ये बताने में इतना टाइम लग रहा है, जैसे प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस के साथ साथ ये फिर बहुत इजी हो जाएगा। देखो सारे क्वेश्चंस लेंदी नहीं होंगे, कुछ ही क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े लेंदी होंगे। इसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस चाहिए होगा। आप अगर थोड़ा आराम से सीखोगे ना तो सारे स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये स्टेप में बहुत सारे बच्चे चिढ़ जाएंगे, उनको नहीं समझेगा फर्स्ट गो में, बट कोई बात नहीं। आप ऐसे, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्लास 9, 10 के बच्चों को पढ़ाया जाता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जिसको कहते हैं। अगर आपका किसी रीजन से मिस हुआ है तो आप उस पर वर्क करो, वैसे कुछ क्वेश्चन ट्राई करो, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और एग्जाम में ऐसे भी बोलते भी है कि 30 क्वेश्चंस आता है मैथ्स में, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा छांटने का वो एक तरीका आना ही चाहिए कि कौन सा इजी और कौन सा टफ है। टफ को हम बाद में करते हैं और इजी को पहले सॉल्व करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट पे भी वीडियोस आएगी बहुत अच्छे से कि क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है, तो सारा चीज़ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सर, क्या ठीक है ये, हाँ ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, रेडियंस में गिवन है, आपको डिग्री मेजर पूछा है। तो -7π/4 इंटू, अगर हमें डिग्री में चाहिए तो सीधा 180 लिख दो, अपॉन पाई कर दो, हो गया। पाई को कट कर लो और बस सॉल्व करना है, और कुछ करना नहीं है आपको। 2 से जाएगा यहाँ पे 90 और 2 से जाएगा 45। तो आंसर हो जाएगा 7 × 5 35, 3 कैरी 28 और 3 31। तो आंसर इज -315 विच इज ऑप्शन बी। 315 डिग्री मिल गया, बहुत ही बेसिक टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। सोचो इससे पहले वाला लेंदी था तो ये कितना टाइम है, तो यहाँ का टाइम वहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, उसी टाइप से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करें, आप लोग को समझाने का ट्राई करें, ताकि आपके एग्जाम में जो है वो बेनिफिट हो। यस, आगे बढ़े, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सा था। हाँ, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने इससे पहले वाला किया ना, इसके पहले के पहले वाला, उस तरह का एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या करना है, बट ये इजी है, बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं लग रहे ना, हमें 2 स्लाइड नहीं लग रहा ना। हमने यहाँ पे 3 स्टेप लिखा, इधर 3-4 स्टेप लिखे, तो 6 to 7 स्टेप में जब आंसर आ जा रहा है तो मान के चलो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमें एक फॉर्मूला मालूम है, सेक और टैन को देखकर, सेक फंक्शन और टैन फंक्शन को देखकर एक ही फॉर्मूला याद आता है, और वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। यही फॉर्मूला याद आता है। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट बच्चों को याद नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने जब पढ़ा है तो उन्होंने इस फॉर्म में पढ़ा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। जो एवरेज बच्चे होंगे ना, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये दोनों सेम है, लेकिन जो थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, उनको मालूम है कि दिस इज सेम, ये दोनों सेम इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको ये देखते साथ क्लिक हो जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला आपको लगने वाला है, इसलिए बार बार हम लोग स्ट्रेस दे रहे हैं फॉर्मूला पे। तो ये जब ब्रेक करोगे तो ये आपको मिलेगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1। और ये जो हमें वैल्यू गिवन है उसको पुटअप कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया √3 और ये हो गया 1, तो लिखेंगे सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स 1/√3, है ना, ये √3 नीचे आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाइड था यहाँ पे। तो इससे हमें ये मिल गया और ये गिवन है, बराबर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें चाहिए साइन थीटा। तो जब एक ही फंक्शन चाहिए तो दो फंक्शन का क्या करेंगे, तो एक काम करते, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से सबसे अच्छा काम क्या होगा कि ये माइनस टैन थीटा और प्लस टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमें एक ही फंक्शन मिलेगा। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे, एडिंग 1 and 2, तो सेक प्लस सेक हो जाएगा 2 सेक थीटा, टैन और माइनस टैन तो कैंसिल आउट हो गए, और इधर आपको मिलेगा √3 प्लस 1/√3, ये मिला। इसको रैशनलाइज कर लेंगे, ये तो बहुत ही इजी काम है। 3 + 1 है ना, ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 + 1 इज 4, 4/√3, और ये आ जाएगा नीचे 2, तो 2 से आप यहाँ भी कट कर लो। सो दिस इज 2/√3। ये किसकी वैल्यू मिली, ये मिली सेक थीटा की वैल्यू। हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें साइन थीटा तक जाना है, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स इसका रेसिप्रोकल √3/2। अब जब कॉस तक पहुंच गए तो साइन तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगने वाला है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। आप चाहो तो सिंपल लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, सेम फॉर्मूला है। सो ये हो जाएगा 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 3/4, इसका स्क्वायर कर लिया। 4 - 3 इज 1, 1/4। ये मिला है साइन स्क्वायर थीटा, हमें साइन स्क्वायर नहीं पूछा है, हमें साइन थीटा पूछा है। तो साइन स्क्वायर थीटा जब मिल गया तो साइन थीटा क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, और जब इसकी स्क्वायर रूट आप लोगे, थोड़ा इधर आ जाओगे, जब स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा +-1/2। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है अच्छे से पॉजिटिव वैल्यू, और दूसरी अच्छी बात यह है कि ऑप्शन में आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं दी है ना, ऑब्वियसली नहीं दे सकते ना। तो +½ प्लस और -½ दोनों में से कौन सा वैल्यू लोगे, +½ तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी +½ दैट्स इट। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखो ये तो बच्चों का खेल है ये वाला, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि किस तरह से एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग दो फंक्शन को, बस यही है। वही है, तो फार्मूला और बहुत ज़्यादा लर्न करने की आपको नीड है, तो फार्मूला और एक नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक फार्मूला की बुक ही हम लोग आपको दे रहे हैं, ठीक है, हैंड रिटन टाइप का आपको मिल जाएगा वो, तो वो फार्मूला आप लोग देख सकते हो। हर एक चैप्टर का फार्मूला होगा उसमें, आपको कहीं देखने की नीड नहीं होगी, एक जगह पे आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे ही, तो जा करके आप वहाँ से भी वो फार्मूलाज वगैरह देख सकते हो। यस, आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट इज, ये तो हो गया क्वेश्चन डन, आई थिंक डन हो गया। हाँ, क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट खत्म, ठीक है, यही था। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी हम लोगों ने क्या करा, हर एक टाइप के क्वेश्चंस देखे, टफ क्वेश्चंस भी था, इजी क्वेश्चंस भी था, कॉम्प्लिकेटेड भी था, लेंदी भी था, तो हम लोगों ने कंप्लीट करवा दिया इतने में। तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, तो सोचो अब जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो कितना ही कम टाइम लगेगा, कम टाइम में आप सॉल्व कर पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री यही था, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो ये प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट तो ये था कोर्स। तो यार प्रैक्टिस करो, और इसी तरीके से हम लोग टफ से टफ टॉपिक को ला करके इजी वे में कैसे बनाना है वो हम लोग करेंगे। अगर आप हमारे बैचेस में इनरोल करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली लाइव जुड़ सकते हो, उसमें रिकॉर्डिंग मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड होगा। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी भी करनी है तो आप नीचे ये नंबर दिया गया है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो में।